हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है एडुबेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो यार, आज के वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। हम चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी के लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुआ और कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन आप जानते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम देखेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन के पीछे कौन था, क्यों जरूरत पड़ी ग्रीन रिवोल्यूशन की, ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए और फाइनली ग्रीन रिवोल्यूशन ने इंडिया को किस तरीके से बेनिफिट किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पे जाइए और पहले उन वीडियोस को कवर कीजिए। उसके बाद आपको इस वीडियो के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेलिंग समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो भी हमारे रिफॉर्म्स है, इन रिफॉर्म्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज अ लैंड रिफॉर्म। ठीक है, हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब यहां ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। जमींदारी सिस्टम में उन्होंने क्या किया था, जो भी जमींदार होंगे उनसे वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट चार्ज करते थे और जमींदार को उन्होंने फ्री छोड़ दिया था कि जो भी उनको पुअर टीलर्स होते हैं जो उस जमीन पे एक्चुअली में खेती कर रहे हैं, आप उन टीलर से कोई भी अमाउंट चार्ज कर सकते हो। तो जिसकी वजह से इन जमींदार्स ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया इन टीलर्स को और ये टीलर्स इस एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के चले गए। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए तो हमारी गवर्नमेंट को ये चीज समझ में आ चुकी थी कि हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हम इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है वो इससे बहुत ज्यादा उसको नुकसान होगा। इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। तो हम देखते हैं कि ये लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लैंड में बहुत सारे चेंजेस किए गए, लैंड के पैटर्न्स में बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। तो देखिए, लैंड रिफॉर्म में स्टूडेंट्स क्या हुआ था, लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले, इट रिफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। इट इंश्योर दैट लैंड इज एक्चुअली पास्ड ऑन टू पीपल हु एक्चुअली कल्टिवेटेड। पहले क्या होता था, देखिए, जो भी लैंड थी वो ब्रिटिशर्स के टाइम से किसके पास थी, जमींदार्स के पास थी। जो बड़े बड़े जमींदार्स हैं उन जमींदार्स के पास लैंड थी और ये जमींदार्स अपने पीस ऑफ लैंड पे जो पुअर टीलर्स होते थे उन टीलर से खेती करवाते थे। बेचारे ये बहुत गरीब होते थे, ये रेंट पे इन जमींदार से जमीनें लेते थे और यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, ये जमींदार बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे इन टीलर्स को। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था इन बेचारे टीलर्स का। तो जब हमने देखा था कि हमारे गवर्नमेंट ने 1951 में जब 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया तो उनका एक ऑब्जेक्टिव था इक्विटी अचीव करना, कि हमें अपनी कंट्री में इक्विटी को अचीव करना है। तो ये इक्विटी कब अचीव हो सकती है, जब आप इन जमींदार और पुअर टीलर्स के बीच में जो एक डिफरेंस है, जो एक वेज है, उसको आप खत्म कर देंगे। जब आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस को खत्म कर देंगे, जब आप अपनी कंट्री में इक्विटी को अचीव कर सकते हैं। तो इसी इक्विटी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया, जो लैंड की ऑनरशिप थी जो इन जमींदार के पास थी, जो ये जमीनें थी किसके पास थी, जमींदार के पास थी, इस ऑनरशिप को चेंज कर दिया और एक्चुअली में इस लैंड को पास कर दिया उन लोगों को जो एक्चुअली में इसको कल्टीवेट कर रहे हैं। मतलब यहां से क्या किया जमीन ने, गवर्नमेंट ने जमींदार से जमीनें लेकर पुअर टीलर्स को जमीनें दे दी। मतलब इट हैज टेकन लैंड फ्रॉम दीज बिग जमींदार्स एंड गिवन दैट लैंड टू दीज पुअर टीलर्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, दिस इज नोन एज प्रोवाइडिंग लैंड टू द टीलर। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोवाइडिंग लैंड टू द टीलर ऑफ द सॉइल। जो एक्चुअली में उस खेती, उस जमीन पे, उस भूमि में एक्चुअली में जो खेती कर रहा है, तो सरकार ने क्या किया, जो एक्चुअल में वहां पे खेती कर रहा है उसी को वो पीस ऑफ जमीन दे दिया, उसी को वो पीस ऑफ लैंड दे दिया। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लैंड रिफॉर्म, दैट इज गिविंग लैंड टू द टीलर्स। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे एग्रीरियन रिफॉर्म्स होते हैं, ये एग्रीरियन रिफॉर्म्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में हमारे क्या कवर हो जाएंगे, लैंड रिफॉर्म्स कवर हो जाएंगे। एंड सेकंड इज द टेक्निकल रिफॉर्म, और टेक्निकल रिफॉर्म में आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो दो टाइप के रिफॉर्म्स हैं, एग्रीरियन रिफॉर्म, दो टाइप के रिफॉर्म्स होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड अनदर वन इज टेक्निकल रिफॉर्म्स। जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं इसमें हम सारे लैंड रिफॉर्म्स को कवर करेंगे और जो टेक्निकल रिफॉर्म्स है उसमें हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, दैट इज लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म में 3 चेंजेस चेंज की गई। ये 3 चीजें आप याद रखेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फर्स्ट जो है दैट इज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। तो ये इंटरमीडिएरीज कौन थे, जमींदार थे। ये जमींदार से, ये इंटरमीडिएरीज थे। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, इन जमींदार को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। इन जमींदार से इनका जो जमींदार वाला टाइटल था, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, ये जमीनें इनसे ले ली गई और जो एक्चुअल टीलर्स हैं, जो एक्चुअली उस जमीन पे खेती कर रहे हैं, उनको वो जमीन दे दी गई। तो मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जमींदार से उनके जो जमींदार वाला स्टेटस था वही गवर्नमेंट ने स्नैच कर लिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। सेकंड क्या किया, ऑनरशिप राइट फॉर द टीनेंट्स। इन जमींदारों से जमीन लेके, वो जमींदार से जमीन लेके किसको दे दी, टीनेंट्स को वो जमीन दे दी। टीनेंट्स मतलब जो वहां एक्चुअल में खेती कर रहे थे,
जो गरीब व्यक्ति, जो गरीब लोग वहां पे एक्चुअली में खेती कर रहे थे, उनको जमीन दे दी गई, तो दैट इज नोन एज ऑनरशिप राइट फॉर टीनर्स। इन टीलर्स को या इन टीनेंट्स को उन जमीनों के ऑनरशिप राइट दे दिए गए, मतलब इनको उन जमीनों में ऑनर बना दिया गया। जो ऑनर पहले जमींदार था, उस जमींदार से वो ऑनरशिप ले ली गई और इन टीनेंट्स को वो जमीन जो ऑनरशिप है वो दे दी गई। ठीक है, तीसरी चीज जो वहां पे हुई दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, दैट इज नोन एज लैंड सीलिंग। ठीक है, तो लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी जमीन को होल्ड कर पाएगा, इसकी लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर दी गई। पहले क्या था, एक जमींदार था, उसके पास 200 300 बीघे जमीन थी, तो गवर्नमेंट ने अभी लिमिट सेट कर दी कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 एकड़ जमीन होल्ड कर सकता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो लिमिट लगा देना, उस कैप को लगा देना कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी लैंड को होल्ड कर सकता है। इसी को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, लैंड सीलिंग। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मतलब लैंड के ऊपर मैक्सिमम कितनी एक इंडिविजुअल होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम एक इंडिविजुअल कितनी होल्ड कर सकता है, उस पे क्या कर दी गई, लिमिट्स को इंपोज कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद एक और लैंड रिफॉर्म आप याद रखेंगे, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि जो जमीनें अलग अलग बिखरी हुई थी, जैसे एक इंसान है, उसकी जमीन अगर 5 जगह है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसकी जमीन को एक जगह ही कर देंगे हम, क्योंकि अलग अलग जगह अगर वो खेती बाड़ी करने जाएगा तो उसके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज होंगे, तो जो लैंड उस पर्टिकुलर फार्मर की थी उसको एक ही जगह एकत्रित कर दिया गया, दैट इज कंसोलिडेशन। लैंड जो स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थी, उस स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट कर दिया गया, एक साथ कर दिया गया। तो आप ये 4 लैंड रिफॉर्म याद रखेंगे, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, ऑनरशिप राइट फॉर टेनेंट्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड दैट इज लैंड सीलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो बेसिकली ये 4 लैंड रिफॉर्म्स लिए गए। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। अब यहां इंटरमीडिएरीज मतलब मिडिलमैन, तो ये मिडिलमैन कौन थे, जमींदार थे। ये जमींदार क्या करते थे, रेंट को कलेक्ट करते थे, किससे, जो एक्चुअल कल्टीवेटर, जो एक्चुअल टीलर होता था, उससे ये जमींदार रेंट को कलेक्ट करते थे और उस रेंट को फाइनली किसको डिपॉजिट करते थे, ये गवर्नमेंट को। देखिए 1947 से पहले गवर्नमेंट कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने तो ये सिस्टम लगाया ही था, जमींदारी सिस्टम, जिसकी वजह से बहुत सारे बेचारे फार्मर्स जो थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। लेकिन पोस्ट 1947 जब हमारी खुद की गवर्नमेंट आई, तो इस हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया कि भाई अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा कि आप जमींदारी सिस्टम के अंदर जो पहले टैक्स रेंट कलेक्ट करते थे वो आप टैक्स रेंट कलेक्ट करोगे और गवर्नमेंट को पे करोगे, ऐसा कोई सिस्टम अभी नहीं होगा। तो बेसिकली जब हमारी रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इंडिया में आई 1947 के बाद, तो उन्होंने क्या किया, ये जमींदार को रेंट कलेक्ट करने वाला जो सिस्टम था, जो वो रेंट कलेक्ट करके डिपॉजिट करते थे गवर्नमेंट को, इस सिस्टम को पूरे तरीके से क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट हुआ कि जो 200 लाख टीनेंट जो थे, अराउंड 200 लाख टीनेंट्स जो बेचारे पुअर टीनेंट्स थे, वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ गए, गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ गए और वो इन जमींदार के एक्सप्लॉयटेशन से फ्री हो गए। तो बेसिकली क्या किया गवर्नमेंट ने, जो ये जमींदार से जो जमींदारी की स्टेटस थी, वो जमींदार को बोला अभी आपको किसी से कोई रेंट कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई रेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो मतलब इन जमींदार की जो एक पोजीशन थी, इस जमींदार की पोजीशन को हटा दिया गया। एक्चुअली होता क्या था कि जमींदार ना काफी एक्सप्लॉइट करते थे इन पुअर टीलर्स को, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन जमींदार को ही यहां से पिक्चर से आउट कर दिया, जिसकी वजह से 200 लाख जो फार्मर्स थे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए और उनका जो जमींदार जो उनको एक्सप्लॉइट करते थे उससे वो फ्री हो गए। अब उनका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ऑनरशिप राइट दे दिया गया टेनेंट्स को। इसके अंदर क्या हुआ, एक लॉ पास हुआ, लेजिस्लेशन मतलब क्या हुआ, एक लॉ पास हुआ जिसके अंदर ऑनरशिप राइट टेनेंट्स को दे दिए गए, जो एक्चुअली में खेतीबाड़ी कर रहे हैं उनको ऑनरशिप राइट्स दे दिए गए। ठीक है, कैसे हुआ, ये लॉ पास करके ये चीज हुई। इन सम स्टेट्स tenants were made to the owners and asked to pay compensation to previous owners। कुछ स्टेट्स में क्या हुआ, जो ये tenants थे इन्हीं को ही पूरे तरीके से जमीन का ओनर बना दिया गया। ठीक है, इसके रिजल्ट क्या हुआ, इससे ये रिजल्ट हुआ कि दिस गेव टेनेंट्स द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। देखिए पहले उनकी खुद की जमीन नहीं थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो वो उतना अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे। अभी उनको ही ऑनरशिप दे दी गई, उनको ही ऑनर बना दिया गया। तो इससे ये क्या रिजल्ट हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत जीजान से मेहनत करी और खेतीबाड़ी करी, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर दोबारा से क्या होने लग गया, डेवलप होने लग गया। ठीक है, तो बेसिकली लॉ बनाकर लैंड को पास कर दिया गया पुअर टीलर्स को, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑनरशिप राइट फॉर द टेनेंट्स। उसके बाद क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड सेलिंग। मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई कि भाई एक इंडिविजुअल मैक्सिमम इतनी लैंड को होल्ड कर पाएगा, तो मैक्सिमम लिमिट हैज बीन फिक्स्ड। दिस मींस फिक्सिंग द मैक्सिमाइजेशन ऑफ लैंड व्हिच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। देखिए मान लो ये इंडिविजुअल है, इसके पास 200 एकड़ जमीन है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि एक इंडिविजुअल सिर्फ 20 एकड़ जमीन रख सकता है, तो इसके पास 20 एकड़ जमीन ये खुद रखेगा और बाकी जो 180 एकड़ जमीन होगी वो किसकी हो जाएगी, गवर्नमेंट की हो जाएगी, और गवर्नमेंट फिर उनको, जो ये पुअर टीलर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दिस इज बेसिकली
लैंड सीलिंग। तो लैंड सीलिंग में क्या हुआ, मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी गई कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितनी लैंड को होल्ड करके रख सकता है, और उसके ऊपर जो भी लैंड है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, और गवर्नमेंट उस लैंड को, ये जो पुअर टीलर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, लैंड सीलिंग का क्या रिजल्ट हुआ, इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन फ्यू हैंड्स थी वो खत्म हो गई। मतलब जो जमीनें कुछ ही जमींदारों के हाथ में थी, पूरे इंडिया की जो जमीनें थी वो कुछ ही जमींदारों के पास थी, वो चीज अब खत्म हो गई, और अब जो लैंड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई अमंग्स द डिफरेंट पीपल ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन द फ्यू हैंड्स, ये वाला जो सिस्टम था ये पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। ठीक है, अब हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे फॉल्टी लेजिस्लेशंस, इंप्लीमेंटेशन डिले, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड एक्सप्लॉयटेशन। यहां पे फॉल्ट इन लेजिस्लेशंस का मतलब क्या होता है कि कुछ एरियाज में जमींदार से वो कंटिन्यू कर रहे थे लार्ज लैंड को होल्ड, मतलब जो इंप्लीमेंटेशन इन लैंड रिफॉर्म्स का पूरे तरीके से ढंग से नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कई ऐसे एरिया थे जहां पे लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुए, और अभी भी जमींदारों के पास ही जमीन थी जो कि पुअर टीलर्स के पास जानी चाहिए थी। इसी को हम बोलते हैं फॉल्टी इन लेजिस्लेशन। इंप्लीमेंटेशन डिलेज बहुत ज्यादा हुए। इंप्लीमेंटेशन डिले में आप देख सकते हैं कि कोर्ट में बहुत केसेस चले, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि जमींदार से अल्टीमेटली कोर्ट्स में केस फाइल कर दिया, और उसकी वजह से कोर्ट्स में वो केस चलते रहे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले हो गया इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट होने में। ठीक है, इसलिए रजिस्ट्रेशन डिले इन द रजिस्टर्ड देयर लैंड इन द नेम्स ऑफ क्लोज रिलेटिव, देयरबाय एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। तो इन जमींदार ने क्या किया, अपनी जो लैंड थी उनको अपने रिलेटिव्स के नाम करना शुरू कर दिया, ताकि किसी और के पास जाने से अच्छा है कि उन रिलेटिव्स के पास ही वो जमीन चली जाए। तो ये इंप्लीमेंटेशन इन डिले हुआ। उसके बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। बेसिकली इन दोनों जगह पे काफी अच्छे से लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट हुए, केरला और वेस्ट बंगाल में, बिकॉज यहां की गवर्नमेंट जो थी वो कमिटेड थी टुवर्ड्स अ पॉलिसी ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। मतलब लैंड रिफॉर्म्स के लिए केरला की गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट काफी सीरियस थी, तो यहां पे बहुत अच्छे से इन लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अनफॉर्चुनेटली जो अदर स्टेट्स थे उन्होंने सेम लेवल पे इतनी कमिटमेंट के साथ इन लैंड रिफॉर्म्स को उतने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। तो आप कोट सब कर सकते हैं कि केरला एंड वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स को बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया एज कंपेयर टू सम अदर states. Exploitation. Landlords or landlords often force their tenants to voluntarily surrender the land being cultivated by them. ये जो जमींदार थे, अब इन्होंने इन टीलर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया कि भाई अपनी जो तुम्हें जमीन सरकार से मिली है इसको छोड़ दो, हमें वापस दो ये जमीन। मतलब ये जो जमींदार से दोबारा से क्या करने लग गए, इन लैंड जो पुअर टीलर्स से इनको एक्सप्लॉइट करने लग गए कि भाई ये जमीन जो तुम्हें सरकार से मिली है ये हमारी जमीन है, हमें दोबारा से इस जमीन को दीजिए। तो देखिए, आफ्टर कवरिंग द लैंड रिफॉर्म्स नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन। कि व्हाट वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो देखिए, जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात होती है तो हम एक इंसान को याद रखते हैं, दैट इज एम स्वामीनाथन। याद रखेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन की जब भी बात होगी तो हम एम स्वामीनाथन को याद रखेंगे। ठीक है, आप देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिफर्स टू द large increase in production of food grains resulting from the use of high yielding variety seeds। अब ये high yielding variety seeds क्या होते हैं? देखिए, HYV seeds ये बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स थे, मतलब इनके जीन्स में चेंज किया हुआ था, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो थे ये बेसिकली कैश क्रॉप्स के लिए नहीं थे, फूड क्रॉप्स के लिए थे, जिसमें कवर थी व्हीट एंड राइस। तो बेसिकली क्या होता है, सीड्स जो थे उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि अगर अभी आप उन सीड्स को यूज करोगे तो उनसे जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। मतलब पहले से जो प्रोडक्शन होती होगी उससे प्रोडक्शन और ज्यादा मल्टीप्लाइड हो जाएगी और ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो इन्हीं सीड्स को हम लोग मिरेकल सीड्स के नाम से भी जानते हैं। मिरेकल सीड्स मतलब जादुई बीज। ये क्या जादू करने वाले थे? ये जादू करने वाले थे कि ये एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाले थे। ठीक है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स से ये व्हीट एंड राइस के लिए थे, प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले थे, और इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता था जैसे मिरेकल सीड्स। ठीक है, और ये स्पेशली किसके लिए थे? व्हीट एंड राइस के लिए ये सीड्स थे। ठीक है, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या क्या रीजन थे, क्यों हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना पड़ा? तो पहला रीजन था, कंट्री की 75% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। तो हमें बिल्कुल इस सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत थी, क्योंकि हमारी 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो उनके वेलफेयर के लिए काम करने की जरूरत थी। और अगर आप इन 75% पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए करोगे तो ये आपकी कंट्री को ग्रो एंड डेवलप करने में हेल्प करने वाली है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा लो थी, क्योंकि हमारे फार्मर्स कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे? ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। इसीलिए हमें रिवॉल्यूशन की जरूरत थी कि भाई वो ओल्ड टेक्नोलॉजी को छोड़ के किसी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, और हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो कहीं ना कहीं देश में इंक्रीज हो। इंडियाज एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द मॉनसून, एंड इफ द मॉनसून फेल्स शॉर्ट द फार्मर्स वर इन द ट्रबल। मतलब इंडिया का जो
एग्रीकल्चर था वो किस पे डिपेंड था? मॉनसून पे डिपेंड था। तो मॉनसून पे डिपेंड होने की वजह से अगर अच्छा मॉनसून होगा तो अच्छा एग्रीकल्चरल आउटपुट होगा, अगर मॉनसून अच्छा नहीं होगा तो एग्रीकल्चर आउटपुट भी अच्छा नहीं होगा। तो हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो मॉनसून पे डिपेंड था, तो इसके लिए भी हमें प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज को डेवलप करने की जरूरत थी, तो इसीलिए हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में चाहिए था। तो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत क्यों थी? क्योंकि 75% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। सेकंड, अभी भी हम लोग काफी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे जिसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत थी। और हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो रेनफॉल पे डिपेंड था, मॉनसून पे डिपेंड था। हमारे पास परमानेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन नहीं थे, इसलिए हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की इंडिया में जरूरत थी। उसके बाद फेजेस इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो बेसिकली क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन को जब इंप्लीमेंट किया गया तो एक ही साथ पूरे भारत में नहीं इंप्लीमेंट कर दिया गया, इसको दो फेजेस में इंप्लीमेंट किया गया। तो फर्स्ट फेज में 1960s से 1970s की फेज थी। यहां पे जो एफ्लुएंट या रिच स्टेट्स थे उनमें बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन को लागू किया गया, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो एचवाईवी सीड्स थे उनको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत थी, बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत थी। और ये जो एचवाईवी सीड्स का इंट्रोडक्शन, एचवाईवी सीड्स मार्केट में आ भी एकदम से इतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं थे, तो इसलिए पहले इसको रिच स्टेट्स में इंपोज किया गया, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहां के फार्मर्स इन फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन को अफोर्ड कर पाए। फिर धीरे धीरे सरकार ने सिस्टम को डेवलप कर लिया 10 सालों में, और 1970s से 1980s में ग्रीन रिवॉल्यूशन की सेकंड फेज हुई, और ये एचवाईवी टेक्नोलॉजी पूरे कंट्री, पूरे स्टेट्स में, पूरे क्रॉप्स में स्प्रेड हो गई। तो मतलब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसको फर्स्ट फेज पे रिच स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया, सेकंड फेज पे जो पूरे इंडिया में उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, तो दो फेजेस में ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। अब देखिए 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया था, और एक हमारे बहुत जीन्स के एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है एमएस स्वामीनाथन, इनके रिकमेंडेशन पे ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इन्हीं को आगे जाके हम बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एमएस स्वामीनाथन, याद रखेंगे इसको। द मूवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज वेरी ग्रेट सक्सेस, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही, और हमारी कंट्री की स्टेटस को एक फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी से वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशन बना दिया। मतलब पहले हमारी कंट्री में खाने की कमी थी, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमको पूरे वर्ल्ड में एक वर्ल्ड लीडर बना दिया एग्रीकल्चरल आउटपुट में। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1967 एंड लास्टेड टिल 1978। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया लीड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ गई, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, यूपी, ठीक है, और बहुत सारे स्टेट्स में एचवाईवी सीड्स को इंप्लीमेंट किया गया, जो कि स्पेशली किसके लिए थे? व्हीट एंड राइस। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ? एचवाईवी सीड्स इंट्रोड्यूस हुए, मशीनें, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काफी ओल्ड टेक्नोलॉजी था वहां पे मशीनों को इंप्लीमेंट किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, जो कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं ना, जो पेस्ट लग जाते हैं, उसके लिए पेस्टिसाइड्स को डेवलप किया गया, और प्रॉपर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन को डेवलप किया गया। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फ्रेंड्स क्या क्या फीचर्स हैं? तो एचवाईवी सीड्स, मिरेकल सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और मिरेकल सीड्स किसके लिए होते हैं? बेसिकली व्हीट एंड राइस। तो व्हीट एंड राइस के लिए मिरेकल सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो एचवाईवी सीड्स से बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे उन रीजन्स में जहां पे प्रॉपर उनको पानी मिलता था, जहां पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज थी। तो ज्यादा सक्सेसफुल किसके साथ रहे? वो व्हीट के साथ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे, जो गेहूं होता है उसके साथ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे एचवाईवी सीड्स। देयरफॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन एट फर्स्ट फोकस ऑन स्टेट्स विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए फर्स्ट फेज में उन्हीं स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया जहां पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे तमिलनाडु और पंजाब। During the second phase, the high yielding variety seeds were given to other states. फिर second phase में और states को भी HYV seeds दे दिए गए, और states को भी HYV seeds देके उनको बोला गया कि आप भी अपने यहाँ HYV seeds को introduce कर दीजिए। ठीक है, The most important requirement for HYV seeds is proper irrigation. HYV seeds को किसकी जरूरत है? प्रॉपर पानी की जरूरत है। Crops grown from HYV seeds needs good amount of water, बहुत अच्छे पानी की जरूरत है, और यहाँ फार्मर्स अगर मॉनसून पे डिपेंड होंगे तो वो HYV सीड्स को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन HYV सीड्स को मॉनसून की पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत ज्यादा इरिगेशन सिस्टम्स को भी इंडिया में डेवलप किया। तो एचवाईवी सीड्स यूज करने के लिए आपको प्रॉपर सोर्स ऑफ इरिगेशन चाहिए, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा बेटर इरिगेशन सिस्टम्स भी इंडिया में डेवलप किए। ये जो एचवाईवी सीड्स थे ये कमर्शियल क्रॉप्स के लिए नहीं थे, बेसिकली ये फूड क्रॉप्स के लिए थे, जैसे व्हीट एंड राइस। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि एचवाईवी सीड्स में कीटनाशक, कीटों का लगने का बहुत ज्यादा खतरा होता था, कीड़े मकोड़ों का लगने का, जो पेस्ट होते हैं उनका बहुत खतरा होता था। ठीक है, तो इसीलिए पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और वीडीसाइड्स की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी मशीनरीज हुई, टेक्नोलॉजी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे ट्रैक्टर्स, ड्रिलर्स, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्लीमेंट हुई। ओके, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या बेनिफिट हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट हुआ कि इंडिया सेल्फ रिलायंट बन गया। अभी इंडिया को किसी और कंट्री पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी, इंडिया सेल्फ रिलायंट बन गया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा मार्केट सरप्लस, मतलब हमें एग्रीकल्चरल सरप्लस मिल चुका था। अब हम अपने जो फार्मर्स थे वो अपनी नीड के लिए
एग्रीकल्चर आउटपुट को रखते थे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता था उसको मार्केट्स में सेल कर देते थे, ठीक है। और जिसकी वजह से जो हमारी फूड ग्रेन्स की डेफिशिएंसी थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई और फूड ग्रेन्स की जो प्राइसेस थी वो प्राइसेस भी कम होने लग गई, मतलब इन्फ्लेशन भी रिड्यूस होने लग गई और गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज्यादा बफर स्टॉक मेंटेन होने लग गया, जो गवर्नमेंट कैलामिटीज के टाइम पे या पुअर के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट यूज कर सकती है। तो बहुत सारा बफर स्टॉक भी गवर्नमेंट के पास मेंटेन होने लगा। तो गाइस ये था हमारा पूरा लेक्चर ऑन द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हुई होंगी और आप ऐसे ही अगर आपको और पूरे इंडियन इकोनॉमी के पूरे वीडियोस देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।